करनाल में पुलिस की भर्ती हुई थी, 587 आदमी भर्ती हुए थे, उसमें से 100 कुछ आदमी रोहतक के लगे से सोनीपत। अच्छे कांग्रेसी बन जाओ, कांग्रेसी की यहाँ वैल्यू नहीं है। कांग्रेस के अंदर आप किसके साथ हो, इस बात की वैल्यू है। लोग सवाल उठाते हैं कि क्या कुमारी शैलजा भी ये नहीं चाहती थी कि अब मेरे लोगों को तो टिकटें मिली नहीं ज्यादा, तो अब हुड्डा के भी आदमी ना जीते, बढ़िया है चाहे कांग्रेस आए ना आए। इन्होंने तो यहाँ तक साजिश की कि मैं एक सिख एमएलए था और हमारा एक प्रभारी था बाबरिया जी। इन्होंने सब ने मिलके एक सिख मीटिंग करी इलेक्शन से पहले और मेरे को ही नहीं बुलाया। ये जो बीजेपी के इतने दफ्तर बने, आरएसएस के 5 स्टार 7 स्टार बिल्डिंगें बनी पट्टी कल्याणा में, ये बिना पैसे के ही बन गई। ये गेहूं बेच के आए थे क्या? अगर कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार करे होते तो एक आधा दफ्तर ये भी बना लेते। लेकिन फिर ये बीजेपी वाले कह रहे थे ना कि भाई ये तो वही गोगी है जो कह रहा था मैं अपने घर भरूंगा और ये करूंगा। मैंने तो कभी कहा ही नहीं। जैसे आप खुल के बोलते हो नायब सैनी के खिलाफ, आज वो मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हो आपके इंटरव्यूज में मैंने सुना कि रेपटे का माइनिंग का काम है, क्या है, उससे कौन कमा रहा है, कितना कमा रहा है, तो आप ही बोल रहे हो और तो कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के इस खास इंटरव्यू में हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी। और अक्सर गोगी साहब अपने जो बयान है उनको लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी की कमियां एडमिट करना हो, चाहे जो दूसरे दल हैं उनकी कमियां उजागर करना हो, तो खुलकर बोलते हैं। और खुलकर बोलने वाले इंसान जो है उनको अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो गोगी साहब इस बार का चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव हार गई, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, स्टेट पॉलिटिक्स पर, कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स पर। और इस वीडियो में आपको बताएंगे, इंटरव्यू में बताएंगे कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस का आगे का प्लान क्या है, संगठन का प्लान क्या है। तो शुरू करते हैं। गोगी साहब, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। धन्यवाद आप। तो सबसे पहली बात तो यही कि ये जो इस बार का चुनाव रहा, जैसे मैं देख रहा था कि पिछली बार आप जीते, हालांकि मार्जिन ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार भी बड़े कम मार्जिन से आप हार गए, लेकिन वोट आपको ज्यादा मिले। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो आपको 32,114 वोट मिले 2019 में, और इस बार आपको 52,455 वोट मिले, यानी कि लगभग 20,000 वोट आपने बढ़ाए हैं। बावजूद इसके आप चुनाव हारे और आपकी पार्टी भी चुनाव हारी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसी पे कि क्यों आप हारे और क्यों कांग्रेस हारी। देखो, दो बातें हैं इसमें। चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा था। सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो कमजोर था, और दूसरा मेरे को ये बात मानने में भी कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने पे थी, इसमें भी कोई मेरे को कहने में दिक्कत नहीं है। बीजेपी से हम इलेक्शन नहीं हार रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने सोचा भाई शायद ये नहीं जीतने चाहिए, इसीलिए शायद सरकार भी नहीं बनी। अच्छा, ये जो विचारधारा में ही फर्क था ना, अंदरूनी गड़बड़ थी, उसी की वजह से। और अगर तीसरी बात मैं कहूं, इसके बावजूद भी हम इलेक्शन जीतते, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे को नुकसान कर गया। और कॉन्फिडेंस वाली बात पे आऊंगा। मैंने जब आपके हल्के में लोगों से बात की तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस शमशेर गोगी को भी हो गया था। उनको लग रहा था कि घर बैठे चुनाव जीत रहे हैं, वो एक सर्कल था, वो उसी सर्कल में रहते थे जो उनके आदमी हैं, ज्यादा लोगों से उन्होंने बात नहीं की, नाराज लोगों को मनाया नहीं। वो तो एक कहने की बात है, मेहनत हमने पूरी की। नाराज लोग कौन थे? जो एक दिन आए और नेक्स्ट डे फिर मनाने जाओ, फिर तो मैं उनको मनाने में लगा रहता इलेक्शन के। मैंने तो सारे गांव आखिरी दिन तक बड़ी मुश्किल से पूरे किए। एक एक गांव में 40-40 प्रोग्राम होते थे, जो बड़े गांव थे। तो ये बात जो आप कह रहे हो, ये बात कुछ लोग कहते हैं, वही लोग जिनकी मैं आपको तारीफ कर रहा हूं। कांग्रेस को हराने में उन्हीं का काम था, बीजेपी को जिताने में भी उन्हीं का योगदान था। अच्छा, एक चीज और, जब आपकी टिकटें बटी तो जो सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है कि जो जितने भी सिटिंग विधायक थे सबको रिपीट कर दिया गया।
तो गोगी साहब, आप क्या मानते हैं कि इसमें कोई बदलाव होना चाहिए था? क्योंकि अब बहुत से लोग आंखें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूला भी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस चुनाव आ रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखो, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। 4-5 ऐसे लोग थे जिनकी टिकट रोक दी गई थी, हाँ, लास्ट में अलग से जारी की गई सिटिंग वालों की। वो इसलिए रोक दी गई थी कि जो सर्वे करवाया गया वो उसके अंदर कमजोर थे। जो पहली लिस्ट आई उसमें शायद 23 आदमियों को 28 29 एमएलए थे हमारे, उनमें से 23 आदमियों को टिकट आ गई। जो 5 रुके थे, सेट अगर सिटिंग गेटिंग गलत है तो वो 5 में ही गलत है ना। और हो सकता है मेरे ख्याल में उन 5 में से भी कोई जीत रहा हो और उन 23 में से कोई आ रहा हो, तो सर्वे के हिसाब से। और दूसरी बात ये भी है भी आप कोई अच्छा काम करो कोई बुरा काम करो, अच्छी और बुरी बात कहने वाले सब जगह मिलेंगे, आपके विरोध में बात करने वाले भी मिलेंगे। और असंध एक ऐसा हल्का है, विरोधियों को यह सोचना चाहिए, विरोधियों को इसी बात का दुख है कि कांग्रेस एक ही बार जीती है। कांग्रेस करनाल जिले में 14 के बाद सिर्फ अगर कोई एमएलए बने हैं तो वो शमशेर सिंह गोगी बने। असंध में 9 में इलेक्शन हुआ, पहले ये रिजर्व हल्का था जी। 14 में इलेक्शन हुआ, 14 हजार वोट आई है कांग्रेस की। और 19 में जब मेरे को टिकट मिली तो जनता के आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीत गया। तो कांग्रेस के ही चंद लोगों को इस बात की दिक्कत हुई और किसी को दिक्कत नहीं। तो फिर उन्होंने अपनी बिसात, वो पार्टी का काम नहीं करते, वो किसी व्यक्ति का काम करते हैं और किसी व्यक्ति के कहने से ही ये काम हुआ है। अच्छा, ये जो व्यक्ति विशेष के पीछे लगना या किसी को नायक बना के और फिर राजनीति में आगे बढ़ने वाली जो परंपरा है, अब तो इसकी आपकी पार्टी में इसके खिलाफ बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन उस समय कहा यह भी गया कि भाई जो जिनको टिकटें नहीं मिली और टिकटें मांगने वाले बहुत ज्यादा थे तो लोगों को मनाया नहीं गया। आपके हलके में क्या हुआ? नहीं, हमारे हलके में टिकट मांगने वाला कौन था? एक 5 दिन पहले आया, एक आप पार्टी से आया। तो मनाना क्या होता है भाई? मैं आपको फोन करूं, भाई देख टिकट का फैसला हो गया, और आप कहो भाई मैं तो समर्थन नहीं करूंगा, तो मैं एक बार और आपके पास जाऊं, और आप कहो आप तो हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग थे जो एक मीटिंग में आए और उसके बाद फिर अंदर खाते, ऊपर से तो आगे जी। कई ऐसे थे बोले जी ठीक है हम तो साथ हैं, लेकिन बाद में पता चला कि अंदर खाते वो भी। अच्छा, आपके यहाँ एक जब रैली हुई और हुड्डा साहब को आप कहते हैं अपने इंटरव्यूज में कि उस रैली में आपका नाम नहीं लिया, आपके लिए वोट नहीं मांगे, तो वो एक मैसेज गलत गया उस बात का। तो मैंने जब इस पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि शमशेर गोगी ये नहीं बता रहे कि उस रैली में उन्होंने हुड्डा समर्थकों को तो मंच पे बैठने तक की जगह नहीं दी जो लोकल वहां के थे। नहीं, हुड्डा के समर्थक वहां कहां से आगे थे? कौन सा हुड्डा का समर्थक था जो वहां स्टेज पे बैठने के लिए आया मेरे पास? वो तो मेरे साथ ही नहीं थे इलेक्शन में, तो रैली में स्टेज पे बैठते तो फिर उनका बेचारों का जुगाड़ ही खराब हो जाता सारा। अगर वो रैली में आते फिर तो गोगी के समर्थक हो जाते, वो आए ही नहीं। अच्छा, मतलब कोई आएगा तो स्टेज पे चढ़ेगा। आप कह रहे हैं आए नहीं वो? मैं कहता हूं भी इसके लिए तो मैं कभी भी किसी से बात कर सकता हूं। अच्छा, जो आए, जो इलेक्शन में लगे होंगे वही स्टेज पे जाएंगे ना। और जो इलेक्शन में ही एक दिन की शिरकत नहीं, 1 घंटे की शिरकत नहीं, वो तो ये भी प्रचार किया उन्होंने भी दिल्ली से लिस्ट आई थी हमारी, गोगी ने कैंसिल कर दी। और दूसरी तरफ ये कहते हैं भाई गोगी ने लिस्ट बना के हमारे को चढ़ने नहीं दिया। दोनों में पता नहीं कौन सी ठीक है। अच्छा, ये बात ठीक है कि फैसला हमने किया कि कौन बैठेगा मंच पे कौन। हाँ, लेकिन आप मेरे पास आओगे ही नहीं। इलेक्शन में आपका कोई कहीं
है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है, तो फिर मंच पे भी आपका हिस्सा कैसे बनेगा? जैसे आप भी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और हुड्डा परिवार भी कहता है कि हमारी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में हैं, हमने अपनी जिंदगी कांग्रेस को दे दी। गोगी साहब, इन दिनों में, इन सालों में, इन दशकों में कभी हुड्डा साहब से आपकी कोई बातचीत, कोई सुलह क्यों नहीं हुई? मतलब ऐसी क्या ईर्ष्या है नहीं, मेरा कोई हुड्डा साहब से कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। सुलह तो जब होती है जब झगड़ा हो, एक राजनीतिक मामला है भाई। हुड्डा साहब पहले चौधरी बरिंदर सिंह के साथ थे, हालात बदल के हम भी बरिंदर सिंह के साथ थे। हुड्डा साहब अलग चले गए, बरिंदर सिंह अलग हो गया, हम बरिंदर सिंह के साथ रहे। बरिंदर सिंह ने कहा भी मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाऊंगा, हमने कहा भी हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, हम तो कांग्रेस में ही रहेंगे। तो कांग्रेस में हम फिर शैलजा जी से जुड़ गए। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि आपके पास विकल्प थे ना, वीरेंद्र सिंह जी का साथ आपने, या वो चले गए, उन्होंने दल बदल लिया, तो आपके पास विकल्प था। और जब विकल्प होता है तो आदमी ताकतवर नेता को चुनता है। तो बहुत से नेताओं ने तो हुड्डा साहब को चुना कि भाई हुड्डा की बस में सवार होने में ज्यादा फायदा है। शैलजा जी को क्यों चुना फिर आप? नहीं, अब मैं अगर इसको लंबी हो जाएगी बात, हुड्डा साहब के पास भी कोशिश की पहले। अच्छा। लेकिन हुड्डा साहब के अंदर या बाहर कभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिला ऐसा, क्योंकि हमें तो टिकट चाहिए थी, हमें वो नेता चाहिए था जो टिकट में हमारी मदद करे। क्योंकि कांग्रेस में एक सिस्टम है जिसको राहुल जी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूट नहीं रहा हो कि किसी ना किसी लीडर की मोहर जरूर चाहिए। आप कितने अच्छे कांग्रेसी बन जाओ, कांग्रेसी की यहां वैल्यू नहीं है। कांग्रेस के अंदर आप किसके साथ हो, इस बात की वैल्यू है। कांग्रेसी होना एक मेरी ताकत है, लेकिन उसके अंदर भी मेरे को मदद चाहिए थी। जब हुड्डा साहब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब मैं शैलजा जी के साथ, मतलब मेरे अच्छे रिलेशन थे पहले से ही, तब मैंने खुल के फिर उनकी रैली करवा दी 2 जून 18 को। अच्छा। तो उसके बाद हुड्डा साहब के बहुत सारे समर्थक थे जो ये कहते थे भी अब तू हुड्डा साहब के पास आ जा। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, अब बैक गेयर नहीं है। लेकिन जब आप बात कह रहे हो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल, जैसे आप कह रहे हो कि टिकट लाना है और भाई कौन बड़ा नेता हेल्प करेगा इसमें, बात ये थी सारी। तो जैसे हम बाद में भी देखते हैं कि भाई फला आदमी ने मेरी टिकट कटवा दी, या वो मेरे समर्थन में नहीं है, वो मेरे हक में नहीं है, इसलिए टिकट नहीं आई, या मेरी चुनाव में मदद नहीं हुई। तो जैसे कभी आपने फिर दोबारा से भी ट्राई मारी का कि भाई हुड्डा साहब कोई बात नहीं, मैं भी कांग्रेसी हूँ, आप भी? 5 साल में हुड्डा साहब हमारे CLP लीडर थे, मैं उनके साथ ही था। बात होती थी आपकी विधानसभा में? और क्या, विधानसभा में भी होती थी, मीटिंग होती थी हमारी, उनके घर पे ही मीटिंग होती थी और सारी बात होती थी। हुड्डा साहब को ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप कांग्रेस के पक्ष में बात करो। अच्छा। मैं बीच में कह देता था भी ये बात जो है ये कांग्रेस के पक्ष में, जैसे वो अलग से मैं कहता था भी प्रेसिडेंट को भी साथ लो, मिलके जो भी करना है करो, उसमें ज्यादा ताकत बनेगी। बीजेपी से लड़ाई है, लोकदल से नहीं है। पहले हम लोकदल से लड़ते थे, वो एक और बात थी, अब बीजेपी से लड़ाई। वो बात हुड्डा साहब को अच्छी नहीं लगती थी। इस कहने में मेरे को कोई ये छुपी हुई बात भी नहीं है, सबके सामने होती थी। बाकी मेरा पर्सनल लेवल पे कोई उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भाई शैलजा जी ने मेरी मदद करी टिकट दिवाने में, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि अगर वो टिकट नहीं दिलवाते तो मैं भी MLA नहीं बनता जी। अगर वो मदद नहीं करती तो टिकट नहीं मिलती। तो जो आदमी आपकी मदद करे उसके साथ धोखा करना, हाँ, अगर मेरे को कोई कहे, जैसे मैं चौधरी बरिंदर सिंह के साथ सबसे ज्यादा टाइम मैं उनके साथ ही रहा, मेरे आज भी उनसे अच्छे रिलेशन है, लेकिन जब वो बीजेपी में गए तो मेरे को ग्वारा नहीं। अगर मेरे को कोई कहे भी तू कांग्रेस छोड़ के कहीं और चल, उसके लिए कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन राजनीति में तो मौका परस्त लोग हैं ना मोस्टली। तो अब देखो, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसी बीजेपी से क्या मतलब आपका क्या मैच? बीजेपी की जो विचारधारा है ना, उसको मैं देश विरोधी मानता हूँ, मेरा पर्सनल विचार है।
वो तो कहते हैं हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। कहने से क्या होता है, उनके कार्य प्रणाली देखो आप। भाई को भाई से लड़वाना, नफरत फैलाना और धर्म के नाम पे अधर्म का काम करना। धर्म तो इंसानियत और प्यार से चलता है। कोई ऐसा धर्म, कोई सेक्ट ही बता दो जो नफरत से चल रहा हो, और वो चला रहे हैं। हिंदू में और आरएसएस की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। जो हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म हम कहते हैं, सनातन धर्म में तो सब है। अगर ये सनातन धर्म को मानता हूं मैं, तो सनातन से पहले तो कुछ था ही नहीं। अगर उसके बाद निकल के कोई ईसाई बन जाए, कोई मुसलमान बन जाए, कोई सिख बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सनातन तो सनातन ही रहेगा। तो आप कह रहे हैं विचारधारा से आपको विचारधारा से इतनी प्रॉब्लम है। अभी देश के अंदर अगर कोई विघटन का काम कर रहा है तो वो आरएसएस और बीजेपी कर रही। अगर भाईचारा ही टूट गया तो देश कैसे बचेगा? आप बताओ, समाज कैसे बचेगा? लेकिन इसी पे मैं आऊंगा कि आपकी पार्टी में भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी को देखें, जो कांग्रेस सेकुलरिज्म और इन सबको बड़ा डट के सपोर्ट करती है, तो फिर हरियाणा में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां आपकी पार्टी ने कोई बहुत मजबूत स्टैंड नहीं लिया, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने मजबूत स्टैंड नहीं लिया। चाहे नूह की हिंसा आप देख लीजिए, आपके एक एमएलए को अरेस्ट किया गया, मामन खान को, तो उसमें हुड्डा साहब बतौर सीएलपी उन्होंने कोई बहुत इस तरह का स्टैंड नहीं लिया। मतलब आपके लोग डरते हैं। नहीं, आप मेरा भाषण निकलवा आपने लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी हरियाणा में तो उस तरह फंक्शन नहीं करती। पार्टी में अकेले हुड्डा साहब भी तो नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी तो उस तरह फंक्शन ही नहीं करती। ये बात ठीक है कि पार्टी ने उस टाइम उनको नेतृत्व दे रखा था, ये पार्टी का फैसला है। हाँ। अगर मान लो कुछ दिन के लिए मेरे को नेतृत्व मिल जाए और मैं ये गलतफहमी पाल लूं कि मैं ही पार्टी हूं, मैं कार्यकर्ता के तौर पे तो कह सकता हूं कि मैं ही कांग्रेस हूं। अगर नेतृत्व मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी जो है वो कुछ उसका एहसास और तरह से होना चाहिए। जो आदमी नेतृत्व करता है उसके लिए सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस होने चाहिए, एक नजर से देखना चाहिए। अच्छा, आप कुमारी शैलजा को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में वो आपकी नेता है स्टेट में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कुमारी शैलजा पर भी अब हुड्डा खेमा कई तरह के आरोप लगाता है और उसमें कुछ एक्टिविटीज दिखी भी चुनाव के दौरान, चाहे वो चुनाव प्रचार से अंतिम समय में गायब रहना हो, कुछ दिन के लिए वो नहीं आई और फिर अचानक से वो दौरे शुरू करती है और उन्हीं सीटों पर जाती है जहां उनके लोगों को टिकट दिया गया। और उन्होंने इंटरव्यूज ठीक चुनाव से पहले इस तरह के दिए कि जिसमें वो कह रही हैं कि कुछ दिक्कतें हैं और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह की बातें वो कह रही थी। तो लोग सवाल उठाते हैं कि क्या कुमारी शैलजा भी ये नहीं चाहती थी कि अब मेरे लोगों को तो टिकटें मिली नहीं ज्यादा, तो हुड्डा के भी आदमी ना जीते, बढ़िया है चाहे कांग्रेस आए ना आए। देखो, शैलजा जहां तक मैं उसको जानता हूं भाई, वो कांग्रेस के खिलाफ कोई लफ्ज भी नहीं बोलेगी और कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस हाई कमांड को समय रहते सभी लीडरों को बैलेंस करने का काम नहीं कर पाए, इस वजह से हम हारे। लेकिन जब आप कह रहे हो कि वो नहीं बोलेंगे, उन्होंने नहीं बोला कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन उनकी चुप्पी में भी तो नुकसान हो गया। जब आपने उसको घर बैठा दिया, जब आपने ये कह दिया कि इसके पल्ले ही कुछ नहीं है, और उसके बारे में क्या क्या स्टेज से नहीं बोला, सुना आपने? किसने बोला? नारनौंद में हुड्डा जी की हाजिरी में ही बोलिया। हुड्डा जी ने वहीं खड़े होकर माइक पे कहना चाहिए था, बाद में कहना एक अलग बात है। भाई ये जो आदमी बोल रहा है ये बकवास कर रहा है, उसी एक लफ्ज ने। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई किसी लीडर को बुलाओगे ही नहीं, मेरे यहां राहुल जी का प्रोग्राम था, शैलजा को इन्होंने थोड़ी बुलाया, पीसीसी ने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया उसको। और मेरे बुलाने की वजह से पहला प्रोग्राम था राहुल जी का, और ये सब लोग स्टेज पे इकट्ठे हुए।
फिर भी आपस में बात करके इन्होंने मैसेज नहीं दे पाए, क्योंकि हुड्डा जी ने मेरा नाम लेके वोट मांगने की गवारा नहीं समझी। हमने तो अपनी तरफ से बुला के एक स्टेज पे इकट्ठे कर दिए। मेरे हिसाब से राहुल जी को नहीं पता था कि शैलजा वहां पहुंचेगी। अच्छा, क्योंकि आपने 24 घंटे में ये प्रोग्राम बना था, और वो प्रोग्राम जो बना वही गवारा नहीं हुआ। फिर राहुल गांधी ने सीधा गोगी को कैसे प्रोग्राम। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि सीधा, भाई आप तो एक बार के एमएलए ही थे ना, आपको कैसे मैं एक बार का एमएलए नहीं हूं, मैं राजीव गांधी जी के टाइम से राजनीति कर रहा हूं, कोई आज से नहीं। हुड्डा साहब मेरे से कोई बहुत ज्यादा सीनियर नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, आदरणीय है, और मेरा हल्का रिजर्व था, मेरे को चांस ही 19 में मिला पहली बार। टिकट ही मेरे को तो पहली बार मिली ना, वो किसी भी कारण से नहीं मिली, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब मिली और मैंने 5 साल का विधानसभा में भी, मेरे साथ जो होता था वो मेरे को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी जगह बनाई। वो मेरा राजनीति का एक्सपीरियंस लगा लो, या उसको कुछ कह लो, काबिलियत कह लो, कुछ कह लो, मैंने वहां अपनी जगह बनाई, अलग से अपनी पहचान बनाई। इन्होंने तो यहां तक साजिश की कि मैं एक सिख एमएलए था और हमारा एक प्रभारी था बाबरिया जी। इन्होंने सबने मिलके एक सिख मीटिंग करी इलेक्शन से पहले, और मेरे को ही नहीं बुलाया। ये कौन सी कांग्रेस चला रहे थे? एक तो कांग्रेस थी जो राहुल गांधी जिसको लीड कर रहा है, और एक कांग्रेस थी, तो फिर जिस कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा वैसे रिजल्ट आ गया। कहीं पे आपने सुना भी कांग्रेस सरकार बनाएगी? चर्चा सुनी? गाना बजता था कि हुड्डा सरकार बनाएगा, इसीलिए हार गया। अच्छा, आपने कहा कि विधानसभा में मेरे साथ क्या होता था मुझे पता है, तो मैं विधानसभा की कुछ कार्रवाई मुझे याद है कि जब आप खड़े होकर कुछ बोलते थे और विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से मतलब आपको दबाने की या हंगामा करने की कोशिश की जाती थी, तो हुड्डा साहब ने बहुत कम ऐसे मौके रहे जो मुझे याद आ रहा है कभी इंटरवीन किया हो, लेकिन अगर कोई और विधायक बोल रहा है तो वो खुद खड़े हो जाते थे फिर उसके समर्थन में। तो आप कह रहे हो कि उनके घर मीटिंग होती थी, बात होती थी, तो मतलब ऐसी क्या मनमुटाव है? फिर कोई मनमुटाव नहीं है भाई, अब तो एमएलए चुन के आ गए थे ना आप, अब मैं तब तो फिर आपको साथ देना चाहिए। ये लंबी बात होगी, इसको खत्म कर देते हैं। हाँ। फिर मैं किसी व्यक्ति का बंधुआ मजदूर नहीं हूं, कांग्रेस का मजदूर हूं, ये प्रॉब्लम है, बस इतनी। ठीक है। अच्छा, एक चीज पे और आऊंगा, मतलब इसको थोड़ा विस्तार से समझाना कि मैंने आपका भाषण भी सुना, विधानसभा में आपने इस मुद्दे को उठाया था। ये जो हरियाणा में गुरुद्वारा कमेटी की जो इलेक्शन है गोगी साहब, इसमें हम देखते हैं कि अभी बहुत टाइम बाद तो एक इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद भी अब कोई कमेटी नहीं बन पा रही है, अब आपसी झगड़ा है, क्या है? एक बार इस मैटर को समझा दीजिए, इसमें सत्ता पक्ष की क्या भूमिका है और किस तरह पर्दे के पीछे चीजें काम कर रही हैं? ऐसे है, ये जो मैनेजमेंट कमेटी बनी है, पहली बात तो ये है कि ये कमेटी हुड्डा साहब के टाइम में बन गई थी। हाँ, उन्होंने एक्ट बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, अब फैसला हो गया, इन्होंने बना दी। सबसे पहला काम इस आरएसएस की विचारधारा की सरकार ने क्या किया कि एसजीपीसी जो है उसका सरप्रस्त गुरु ग्रंथ साहब है। यहां खट्टर साहब की मेहरबानी से ये बदल के गुरु ग्रंथ साहब की जगह एक व्यक्ति को जगह दे दी गई। इसके ऊपर ही मेरा झगड़ा हुआ था विधानसभा में। भी आप गुरु ग्रंथ साहब तो मानवता के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है, और उसको हम गुरु मानते हैं, वो किताब नहीं है। सिख उसको अपना जिंदा गुरु मानते हैं, और आप उसको हटा के एक व्यक्ति विशेष को आरएसएस की इंटरफेरेंस करने के लिए इसको बदल रहे हो। और कर दिया उन्होंने, मेजोरिटी थी।
बहुत झगड़ा हुआ, लंबी बहस हुई। आज भी इलेक्शन हो गया, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, क्योंकि पहले से कोई ग्रुप या पार्टी कोई तैयार नहीं थी। इन्होंने अपने 9 आदमी नॉमिनेट कर लिए, हालात ऐसे बना दिए, फिर अपने बंदे फिट कर लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब वो झगड़ा चल रहा है। जिस आदमी को प्रेसिडेंट चेयरमैन बनाया, अब वो जो इन्होंने नॉमिनेट करे, जो एक व्यक्ति इलेक्शन लड़के हार गया उसको भी नॉमिनेट कर दिया। तो फिर कहाँ की कमेटी, इलेक्शन की क्या जरूरत है? फिर अगर मान लो भाई आप एसजीपीसी का इलेक्शन जीत नहीं सके और आपको फिर वहीं बिठा दो, क्योंकि ये बीजेपी का आदमी। तो जो आदमी बीजेपी के एजेंडे पे काम करेगा, अगर उसी को गुरुद्वारे चलाने हैं तो फिर इस इलेक्शन की जरूरत क्या है? फिर तो अंग्रेजों के टाइम में भी मसंद बैठ गए थे, दोबारा बैठ जाएंगे, फिर वही झगड़े, फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। तो वहां तो धर्म का काम, धर्म और राजनीति को जहां इकट्ठा करोगे वहां धर्म जरूर फैलेगा। अधर्म क्या है? धर्म और अधर्म में लंबा चौड़ा बीच में बस ऐसे तो ऐसे ही होना है। एक तो आप राम राम करोगे और एक राम राम करते करते छुरा निकाल लोगे, इतना ही फर्क है उसमें। लेकिन एक डिबेट ये भी जो इसमें आप किस तरफ है, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि हरियाणा की अलग कमेटी हो, हरियाणा के गुरुद्वारों का कंट्रोल वही कमेटी करे, या एसजीपीसी ही हरियाणा के गुरुद्वारों को भी संभाले। इस डिबेट में आप किस तरफ है? नहीं, ये तो देखो, मेरी पर्सनल राय ये है कि जब ये अलग हुई तो इसको इस तरीके से अलग होना चाहिए था जैसे पार्लियामेंट और असेंबली है। अच्छा। एसजीपीसी को सिख ताकत को कमजोर करने के लिए ये सारा हुआ है। जब वो ऑल इंडिया एक्ट है एसजीपीसी का, तो फिर ये महाराष्ट्र में अलग है, वहां भी आरएसएस ने इंटरफीयर कर लिया, पटना में कर लिया। हरियाणा पंजाब के साथ जुड़ा हुआ था क्योंकि पुराना पंजाब छोड़ दिया था, तो उसमें हरियाणा अब अलग कर दिया। धीरे धीरे हिमाचल वाले कहेंगे हमें भी अलग कर दो, जम्मू कश्मीर वाले कहेंगे हमें भी अलग कर दो। तो ये एक संयोजित तरीके से सिख ताकत को, यस मतलब जो है एसजीपीसी मुफ्त में नहीं मिली थी। हालांकि मेरे से अगर कोई पूछे तो एसजीपीसी बना के ही अंग्रेजों ने सिख ताकत को कमजोर किया है। फिर जहां भी पैसा होगा और इलेक्शन होगा, अकाली दल भी तो उसका मिसयूज करता ही रहा है। एसजीपीसी के माध्यम से उनकी राजनीति का अड्डा बन गया। उन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी। अंग्रेजों को जब पता चला 1921 में जब आंदोलन चला, तो अंग्रेजों ने ये समझ लिया भी ये सिख तो बहुत टेढ़ा मामला है, अगर इनसे पंगा लेंगे तो ये लड़ेंगे। आपको मैं शायद इतिहास की बात आपको याद है कि नहीं है, जब वहां मोर्चा लगा था तो 11 आदमी डेली गोली से मार दिए जाते थे। और जब बड़े अफसर वहां पे चेक करने गए तो लंबी लाइन लगी हुई थी 11 आदमियों की। तो उन्होंने पूछा भी ये कौन है? कहते ये इंतजार कर रहे हैं भी हमारी कब बारी आएगी, एक दिन में जाने तो 11 ही है, तो ये आगे की बारी में बैठे हुए हैं भी कभी और ना बीच में आ जाए, पहले हम ही जाएंगे। तो उसी दिन उसने ऊपर कहा भी इनको तुम इस गोली से नहीं डरा सकते, जब अगले खुद ही मरने को तैयार है तो गुरुद्वारा आजाद करना ही पड़ेगा। तब ये गुरुद्वारे आजाद हुए। तो मेरा सोचना, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा सोचना है भाई उससे पहले जो एक सामूहिक तौर पे गुरुद्वारे को धर्म के आधार पे ही मान के चलाया जाता था, उसको कमजोर करने के लिए अंग्रेजी दिमाग ने काम कराया भाई इसकी एक कमेटी बना दो और उसको इलेक्शन करा दो। बट गया ना सिख।
इलेक्शन होगा हाँ, आपस में कोई तो दो मेरा सेक्युलर राहुल का इलेक्शन होगा तो फिर कहीं ना कहीं तो भाईचारा बिगड़े गई। वो बिगड़ती बिगड़ती बात यहाँ पहुंच गई। आज के दिन अंग्रेजों वाला काम आरएसएस कर रही। अच्छा, सरकार कोई भी हो, पहले भी सरकार एक इंटरफियर तो करती थी। मैं ये नहीं कहता अभी कांग्रेस वाले नहीं करते थे, लेकिन आरएसएस खतरनाक तरीके से करती। ये विचारधारा के तौर पे कहां कहां पहुंचती है। ये तो ये कहते हैं भी बाकी सारे के सारे आतंकवादी हो सकते हैं, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। गौडसे को आतंकवादी नहीं मानते, प्रभाकरण को आतंकवादी नहीं मानते, ये नक्सलाइटों को आतंकवादी नहीं मानते, सारे हिंदू ही हैं। अच्छा, अब मैं एक सवाल लूंगा कि मेरी करनाल में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात होती है, या मान लीजिए मनोहर लाल को ही ले लीजिए, तो वो ये बात कहते हैं कि हुड्डा साहब के रिजीम में, उनकी सरकार में इस इलाके के साथ भी भेदभाव होता था नौकरियों में। तो आप एग्री करते हैं क्या इस बात पे, किस तरह की चीजें थी? कुछ हद तक ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि उस टाइम में ये आप, मैं इसका हुड्डा साहब को दोष नहीं देता, करनाल के जो मौके के लीडर थे उनका दोष था ये कि वो अपने एरिए की, अपने जिले की आवाज उठा नहीं पाए। किस कारण से नहीं उठा पाए, वो सीनियर लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता कुछ, लेकिन मैंने उस टाइम भी उठाई थी। मैं उस टाइम ना एमएलए था, मैं वर्कर था एक जी। करनाल में पुलिस की भर्ती हुई थी, 587 आदमी भर्ती हुए थे, उसमें से 100 कुछ आदमी रोहतक के लगे से, सोनीपत के। तो मैंने वो आरटीआई में लेके अखबार में छपवा दी। तो मेरे ऊपर बड़ा इल्जाम लगा था भाई सरकार के खिलाफ। मैं कहा ये बात सरकार की नहीं है, सरकार कोई भी हो, करनाल के जो नौजवान बच्चे हैं उनका भी हक है, बच्चा कोई भी लगे उनका भी नौकरी में हक होना चाहिए। तो बाहर से ला के नकली एड्रेस बना के, जबकि उस टाइम डिस्ट्रिक्ट वाइज होती थी भर्ती, तो बाहर का आदमी भर्ती हो ही नहीं सकता था, तो नकली एड्रेस दे के भर्ती कर दिए थे। तो इसका नुकसान हुआ फिर आप लोगों को चुनाव में? मेरे को तो नुकसान हुआ ही, अब तो नहीं हुआ लेकिन उस टाइम से ही मेरे को ये याद है उस टाइम की बात। आप इसका चंबा मानोगे, पूरे करनाल में एक आदमी है, नरूखेड़ी से वकील है, रामफल नाम है उसका, उसका फोन आया। सिर्फ ये 2 लफ्ज उसने मेरे को कहे, कहता चल कम से कम कोई तो है जिसने करनाल की सुध ली, नहीं तो किसी ने मेरी सपोर्ट नहीं करी। राजनीतिक तौर पे सारे के सारे यही अंदर ही अंदर दब गए भी। अगर कहीं कहीं गोगी का धन्यवाद ही कर दिया तो कहीं सत्ता से मतलब विहीन ना हो जाए। जब लोकसभा के चुनाव हुए गोगी जी, तो करनाल से भारतीय जनता पार्टी ने तो मनोहर लाल जी उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस दिव्यांशु बुद्धिराजा को लेकर आई, और उनको चुनाव लड़ाना आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने क्या एक सही डिसीजन था, और जो परिणाम रहा उस पर क्या आपकी टिप्पणी है? देखो, अब हाईकमांड ने फैसला किया है, उस पर तो मैं नहीं कहना चाहता कुछ, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले मेरे हिसाब से, जैसे मान लो 9 हल्के और 9 हल्कों में हम 3 एमएलए थे जी, 2 पानीपत में, एक मैं करनाल। मेरे से तो किसी ने ये नहीं पूछा भाई किसको टिकट देनी चाहिए, कौन बढ़िया कैंडिडेट, कौन नहीं। और अगर फैसला सही होता तो खट्टर साहब नहीं जीतते, ये बात आप मान के चलो। तो मतलब ये आपका हाईकमांड भी सिटिंग एमएलए से तक से नहीं पूछता कि भाई आपके? मैं कह रहा हूं भी मेरे से नहीं पूछा, मैं किसी का, मेरे को पता नहीं, शायद पूछा हो उनसे, मेरे को तो नहीं बताएंगे पूछा कि नहीं पूछा, ना कभी डिस्कस हुआ। लेकिन अगर कैंडिडेट सही होता ना, खट्टर साहब से पहले 2019 में 5 लाख
संजय भाटिया 60,000 65,000 से जीता था देश संजय की भाटिया। मतलब बड़ी जीतों में शुमार थी करनाल की। नंबर 2 इंडिया में, और नंबर 2 भी कुछ 10-5,000 वोट का ही फर्क था बस। खट्टर साहब बहुत बड़ा कद होने के बावजूद भी सिर्फ 2.5 लाख से जीते हैं। इतने ही होंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे। तो आप जनता का मूड देख लो। और उस दिव्यांशु को कोई जानता ही नहीं था करनाल में। लड़का यंग है, अच्छा इलेक्शन है, ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन सच बोलना जो है, मतलब एक तरफ तो ये भी कहोगे कि नया लड़का था, 5 लाख वोट ले गया, उससे पहले वो हमारे कैंडिडेट को 2.5 लाख ही मिले तो ये भी उसका एक पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं। वो एक अपने आप को सेव करने के लिए अच्छी बात है। पॉजिटिव पॉइंट था खट्टर को हराना। वहां तो हम चूक गए ना, और हम इसलिए नहीं चूके कि खट्टर पावरफुल था, हम इसलिए चूक गए कि हम गलत थे। अच्छा, थोड़ा सा हाल ही की सरकार पे बात करूंगा। आप लोग चुनाव हार गए, उसकी आपने तमाम वजह गिनाई है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार बनी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात इसके पीछे ये कही जाती है कि नायब सैनी को चेहरा बनाना, ओबीसी का नारा देना, ये एक एक्स फैक्टर है जो बीजेपी के लिए काम कर गया। तो आप मानते हैं कि नायब सैनी क्या ओबीसी समाज के एक मजबूत चेहरे के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे आज काम कर पा रहे हैं? देखो, मेरे को तो अभी तक जो महसूस होता है, नायब सैनी अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पे ही काम कर नहीं पा रहा। अच्छा, प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं यहां नहीं कह सकता। नायब सैनी अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा ही चेहरा है। उसकी चंडीगढ़ में हाजिरी देख लो, मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ में काम है। लोग तो ये भी कहते हैं भी एक पीएन की ट्रांसफर नहीं कर सकता। सच झूठ का पता नहीं, चर्चा है लोगों में। और मैं जो महसूस करता हूं, जिस तरह का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उस हिसाब से अभी तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। नहीं, जब आप तमाम, जैसे आप भी कह रहे हैं, अभय सिंह चौटाला भी ये चैलेंज देते हैं कि एक बड़े अधिकारी का ट्रांसफर करके दिखाए तो डम्मी है। अभी ओबीसी सम्मेलन था सीएम हाउस में चंडीगढ़, और उन्होंने उस सम्मेलन में कहा कि ये मुझे डम्मी मुख्यमंत्री कहते हैं और मेरे नेतृत्व में 48 कमल के फूल खिले हैं, मैं डम्मी कैसे हो सकता हूं, ये तो अपनी सीट हार गए। और उन्होंने कहा कि जब आप मुझे डम्मी कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप समाज का अपमान कर रहे हो। मतलब वो इसको ओबीसी समाज की प्रेस्टीज से जोड़ कर ये तो इमोशनल स्टेटमेंट है। अच्छा, और वैसे ये स्टेटमेंट दे के उसने खट्टर साहब को मैसेज दे दिया भी मैं डम्मी नहीं हूं। इसका रिजल्ट आ जाएगा थोड़े दिनों में। जी, तो आपको लगता है कि खट्टर साहब, आप कह रहे हैं कि अभी भी जैसे वही चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, तो खट्टर साहब की कार्यशैली आपने भी देखी है, लोग तो उनको, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या हो गया कि उनको हटाना पड़ा, उनको बदलना पड़ा? क्या ज्यादा चूड़ी टाइट कर दी थी क्या? मतलब आप तो एमएलए थे, तो देखो मेरे को पता नहीं, अंदरूनी तो मेरे को नहीं पता। नहीं, मतलब उनकी कार्यशैली कैसी रही, कैसा मुख्यमंत्री? खट्टर साहब जो है ना, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के आदमी नहीं है। अच्छा, खट्टर साहब ने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके ऊपर अफसरशाही हावी कर दी थी। कोई बोलेगा नहीं जो उनकी पार्टी में, लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारे को मिलते थे तो रोते थे वो। और बहुत सारे अफसरों से भी मेरी बात हुई। वो कहते थे भाई पहला ही चीफ मिनिस्टर देखा हमने जिसने हमारी चौधर बनाई। अच्छा, और हमारे सामने एमएलए को बैठा देता है ऐसे जैसे लोग आते हैं ना काम लेके। तो मतलब डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल लीडर है, जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, एक बार तरफ तो आप उसका जो प्रोटोकॉल है वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर बताते हो एमएलए का, और एक तरफ आप उसको एचसीएस अफसर के सामने बैठा देते हो, वो पीछे पीछे घूमता रहता है ट्रांसफर कराने के लिए और उसके लिए। तो फिर वैल्यू क्या है? लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर के, ये मतलब देन है उसकी,
उनके समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं ना गोगी साहब, जैसे आप कह रहे ट्रांसफर वाली बात, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने इसी धंधे को हरियाणा में बंद किया है। ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे पैसा चलता था, अप्रोच चलती थी, नौकरियों का लोग कहते हैं कि उन्होंने एक सिस्टम। मैं अगर आप ये कहना चाहते हो भी मनोहर लाल खट्टर बेईमान नहीं है, नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो बेईमान है या नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। उसी के टाइम में पोस्टिंग जो थी वो बिकती थी। डीसी एसपी क्या करके लगते थे, वो तो आरएसएस के आदमी बिठा रखे थे यहां से ले जाके इन्होंने। पहले सौदा नीचे ही हो जाता था, खट्टर साहब क्या लेना है। अच्छा। ये जो बीजेपी के इतने दफ्तर बने, आरएसएस के 5 स्टार 7 स्टार बिल्डिंगें बनी पट्टी कल्याणा में, ये बिना पैसे की बन गई। ये गेहूं बेच के आए थे क्या? खेती करते हैं क्या? ये कहना, देखो जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के पिछले 11 साल में हुआ है ना, मेरे को भी पब्लिक लाइफ में बहुत दिन हो गए। इन कांग्रेस वालों को तो भ्रष्टाचार करना ही नहीं आता। इन्होंने ऐसे मतलब चाहे वो ऑल इंडिया पे लगा लो और चाहे हरियाणा में लगा लो, अगर कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार करे होते तो एक आधा दफ्तर ये भी बना लेते। लेकिन फिर ये बीजेपी वाले कह देते ना कि भाई ये तो वही गोगी है जो कह रहा था मैं अपने घर भरूंगा और ये करूंगा। मैंने तो कभी कहा ही नहीं, और ना मैंने भरा। मेरा 45 साल की जिंदगी का रिकॉर्ड है। और मैंने मुख्यमंत्री को जब उसने चुटकी ली तो मैंने चैलेंज किया था, मैं कहा भाई एक इंक्वायरी अपनी करा और एक मेरी करा। तूने कितना माल कमाया और मैंने कितना खोया। कमाए में फैसला नहीं है, खोए हुए में और कमाए हुए में फैसला करना है। मेरे को अपने बारे में पता है, जनता को भी पता है। मेरे पे कोई 1 रुपये की उंगली नहीं उठा सकता। मैं पब्लिक लाइफ में हूं। कोई आदमी मेरे को ये नहीं कह सकता भी कभी गोगी गड्डी में मैंने तेल डलवाया 100 रुपये का, एमएलए बनने से पहले भी और बाद में भी। मेरा चैलेंज है इनको। वो तो मैं ये कह रहा था भाई संध जिला बनेगा और उसके हिसाब से डेवलपमेंट होगी। अपना घर मेरा मतलब संध को, वो बात ठीक है। वो लफज मेरे मुंह से कैसे स्लिप हुआ वो इन्होंने पकड़ लिया। पूरी पूरी कैसेट चलाओ ना। और मैंने फिर कभी मुकरा नहीं उससे। मैंने इलेक्शन के बीच में भी अपने स्टैंड पे था। मैंने कहा है लेकिन संध ही मेरा घर है और मौका लगेगा तो फिर भरेंगे। अच्छा, जैसे आप खुल के बोलते हो नायब सैनी के खिलाफ, आज वो मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हो, आपके इंटरव्यूज में मैंने सुना कि रेते का माइनिंग का काम है, क्या है, उससे कौन कमा रहा है, कितना कमा रहा है, तो आप ही बोल रहे हो और तो कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। अब मेरे को क्या पता कोई बोलता ही हो, क्या पता कोई हिस्सेदारी हो। मेरे को क्या इन बातों का मेरे लेना देना नहीं। पर जो मेरे को पता है, मेरा कोई भी मुद्दा आता है, अब देखो इनका तरीका है ठगी करने का। कॉलोनियां ये काट रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद इन्होंने सबको कह दिया भी सारे एमएलए अब अपनी आखिरी बारी है तो अपना माल खींच लो जो खींचना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस बार ये बने, ये कोई इसलिए नहीं बने भी जनता का प्यार था। ये हमारी गलती से बने या कैसे बने, बाय डिफॉल्ट है सारा सौदा। जनता को आज ही विश्वास नहीं है भी सरकार कैसे बनेगी। तो अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं अपने साथ भी गद्दारी करूंगा तो हरियाणा की जनता के साथ भी गद्दारी करूंगा। मैं लीडर किस बात का? मैं ओपोजिशन में हूं, मेरा फर्ज बनता है। और मेरे को पता है कहां कहां ले रखे है। अच्छा। और कानून तोड़ना भी इनको आता है। अभी ये कह रहे हैं पेड़ लगाओ। ग्रीन बेल्ट के बीच को बीजेपी के दफ्तर को इलीगल तरीके से रास्ता बना रखा है इन्होंने। करनाल जो जिला दफ्तर, हाँ, मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था। ये लेटर लिख रखा है, आज तक जवाब नहीं दिया। कोई फॉरेस्ट की मंजूरी नहीं, जिसमें से कोई एक पगडंडी नहीं मिल सकती, उसके बीच में से 30 फुट का रास्ता चल रहा है। रात को बनाया है। अच्छा।
सरकार होते हुए, खट्टर साहब के मुख्यमंत्री होते हुए, ईमानदार खट्टर। तो जब मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास इतने मुद्दे हैं, जैसे अब कहा जाता है कि सबसे बड़ा विपक्ष है हरियाणा के इतिहास में ये, तो आप लोग फिर सड़क पे या इस तरह मुखरता में पीछे ही रहते हो कि दिखते नहीं? इसका मतलब संगठन जो है ना अभी बन जाएगा। क्योंकि साहब संगठन का तो आप ये दलील बहुत लंबे समय से दे रहे हो ना। ये तो अभी 10 दिन में बन जाएगा। और इसके पीछे मैं तो देखो कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। आप अपने आपके चैनल पे भी आता होगा शायद, और नहीं तो मैं अभी इन्होंने बिजली का रेट बढ़ा दिया, सरसों के तेल का रेट बढ़ा दिया, खाद नहीं मिल रही है, अब इन्होंने कलेक्टर रेट बढ़ा दिया। 145% भी कभी रेट बढ़ते हैं कलेक्टर रेट, फिर 2-4% हर साल बढ़ते हैं, वो एक अलग तरीका है। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, शायद 2 लाख कुछ की जो प्रॉपर्टी है, 2 लाख से भी नीचे की, वो अब 4 लाख से ऊपर की होगी। हो रेवेन्यू तो इकट्ठा हो जाएगा, और उस रेवेन्यू से आरएसएस के और करप्शन करके फिर ये दफ्तर बनाएंगे बीजेपी के। जनता को क्या मिलेगा? जनता पे तो कर्जा ही बढ़ाया इन्होंने। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है हरियाणा की जनता पे। मेरे ख्याल में अगला बजट आएगा तो 4 पे पहुंच लेगी बात। हो सकता है पहुंच जाए, लगातार बढ़ ही रहा है। जैसे देश पे कर्जा है ना 4,80,000, तो गवर्नर कह रहा है आरबीआई का, पैदा होते ही एक व्यक्ति पे इंडिया में 4,80,000 का कर्जा है, और ये कहते हैं हम डेवलप कर रहे हैं। ट्रंप साहब कह रहे तुम डेड इकोनॉमी हो। अब पता नहीं डेड कौन है कौन नहीं है। पाकिस्तान जरूर जिंदा हो गया, मोदी जी की मेहरबानी होगी। अच्छा, इस पे भी आपका एक कमेंट चाहूंगा। जैसे आपके जिले से एक शहादत हुई इस पहलगाम के हमले पे, और जिस तरह से भारत सरकार ने इसको हैंडल किया, अभी हालिया डिबेट आपने सुनी होगी, क्या मानते हैं आप कि सरकार ने क्या इस पूरे मामले को अच्छे से हैंडल किया है, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद लगातार कह रहे हैं कि हम आतंकियों को भी एलिमिनेट कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? आतंकियों को एलिमिनेट करने के लिए पहलगाम हमला थोड़ी हुआ है, वो कोई एजेंडा है उसके पीछे। जिस दिन जांच होगी, पुलवामा का एजेंडा खुला, आज तक जांच हुई? आपने बालाकोट करके इमोशनली वोट प्राप्त कर लिए, ठीक है, लेकिन जो पुलवामा में 44 लोग मरे जवान, और एक डीएसपी पकड़ा गया था देविंदर सिंह उसमें, हाँ, उसका क्या हुआ? वो अमित शाह जी के घर में रहता है, वो कहाँ रहता है, जेल में कौन सी में है वो? अगर कोई और काम कर दे, थोड़ा बहुत झगड़ा ही कर दे, तो वो तो यूपीए में यूएपीए में सालों से जेल में है, तो वो कहाँ है? वहां भी सिक्योरिटी लैप्स था, गवर्नर जम्मू कश्मीर ने बोल दिया, अब भी सिक्योरिटी लैप्स है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सारा सौदा ऑर्गेनाइज्ड है? अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर एक अलग मुद्दा है, पहलगाम अलग मुद्दा है। आप पहलगाम के जो बंदे शहीद हुए, जिनका सिंदूर उजड़ा, उसमें सिंदूर ऑपरेशन कैसे चल जाएगा भाई? जिन औरतों का सिंदूर ही उजड़ गया, उन्हीं को आप सोच रहे हो घर जाके हम सिंदूर पचाएंगे डब्बी? जनता ने मारे ना जूत, जनता ने जवाब दिया ना, वापस ले लिया। नहीं, बीजेपी ने कहा तो फेक खबर थी, हम तो ऐसा कुछ करने वाले नहीं। ओहो, जब बीजेपी है अपने आप में ही फेक है। इसका आईटी सेल हमेशा फेक ही काम करता है, और उसी ने वो चलाया था, उसी ने वो कह दिया। चलाया किसने था? कोई कांग्रेस ने चलाया था ये सिंदूर पे? कांग्रेस ने नहीं कहा हम सिंदूर देंगे किसी को।
ये तो शुक्र करो थोड़ा सा बस लफ्जों में फर्क रह गया, वरना ये कहते पहलगाम भी जवाहरलाल नेहरू करा के गए। ये ऑपरेशन सिंदूर से अगर किसी को फायदा हुआ है तो पाकिस्तान को हुआ है। उसको इंटरनेशनल लेवल पे पैसा भी मिल रहा है और उसको खुल के सपोर्ट किया जा रहा है। जहां मानवता की बात है वहां इंडिया बोल ही नहीं रहा। मानवता का सबसे बड़ा देश धरती हमारी है। हम जब लोगों को ज्ञान देते हैं, कहां से ज्ञान गया है पिछले टाइम में? यहीं से गया है ना। इजराइल ने गाजा के अंदर छोटे छोटे बच्चे, हजारों लोग कत्ल कर दिए। इंडिया की तरफ से एक लफ्ज भी, वो तो मानवता के लिए बोलना था, कोई देश नहीं था वहां। अब तो उसको मान्यता मिल गई देश की, फ्रांस ने दे दी और ब्रिटेन ने भी कह दिया भी अगर युद्ध नहीं रोकेगा तो हम भी देंगे। तो एक देश ने दे दी तो मान्यता होगी उसकी। अब कल को 10 देंगे। और लेकिन मानवता के लिए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ही सबसे पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि हम जिन ऋषि मुनियों की, जिन महापुरुषों की औलाद हैं, उन्होंने तो मानवता का ही संदेश दिया है। हम वहीं से पीछे हट गए। इसीलिए मैंने आपको कहा भी सबसे खतरा अगर है कोई तो वो ये आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है। अच्छा, कुछ मतलब लाइटर नोट पे बातें करेंगे। जैसे हरियाणा के बारे में, मतलब जैसे बहुत से लोग, जैसे हम यहाँ रहते हैं यूपी में या नोएडा में कहीं काम करते हैं, तो जब हम बताते हैं कहाँ से, हरियाणा से, तो एक इमेज बना लेता है सामने वाला आदमी कि भाई अकड़ू होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो गोगी साहब, आप क्या मानते हैं, हरियाणा को कैसे डिफाइन करते हो? मतलब अब मैं हरियाणा का आदमी हूँ, अपनी तारीफ करूंगा, मैं दूसरों की बात को मानूंगा? भाई हरियाणा का आदमी अकड़ू हो सकता है लेकिन बेईमान टाइप नहीं है। ठीक है ना। दिल का मतलब हरियाणा का आदमी जो है दिल का माड़ा नहीं है। ठीक है, हमारा जहां हम रहते हैं जैसी हमारी बोली है वैसे ही हम बोल देते हैं और साफ बात कहना कोई बुरी बात। सच्चा आदमी जो होता है वही साफ बात कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। अच्छा, एक चीज और, जब राजनीति की बात आती है तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग ट्राई करते हैं, आम जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन पे पैसा भी बहुत नहीं है, और बड़े बड़े नेताओं के यहाँ मतलब चप्पल घिसते रह जाते, जिंदगी भर टिकट ही नहीं मिलती। आपने भी कहा कि मैंने तो अपना घर फूक के राजनीति करी है, अपनी जमीन बेची है, तो मतलब कोई आम आदमी फिर तो इसका मतलब ये है कि अगर उस पर जमीन जायदाद नहीं तो एमएलए बनने के सपने ही नहीं देख सकता। देखो एमएलए कितने आदमी बनेंगे ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब हरियाणा के अंदर 100 आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, 10 एमपी बन सकते हैं और 90 एमएलए बन सकते हैं। रेशो तो इतनी निकलेगी ना। अगर हर बार नए बनाओगे तो फिर थोड़े ज्यादा बन जाएंगे। और यहाँ तो 6-6, 7-7 बार के भी हैं। तो ये बात ठीक है, लक भी काम करता है। अच्छा, अब हमारे को टिकट नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी भी पार्टी छोड़ के कभी उस पार्टी में भाग जाओ, कभी उसमें भाग जाओ। हम यहाँ डटे रहे तो आखिर में मिली ना। मेरे साथ के जो साथी हैं वो अब एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं भाई बुढ़ापे में भी काम चल सकता है। अगर गोगी का चल गया तो शायद हमारा भी चल जाए, वो भी डट गए। अच्छा, तो आप कह रहे हो डेडिकेशन। हाँ, देखो ठोड़ पड़या पत्थर भारी है। सही बात, अपनी देसी कहावत। हाँ। तो अपने को मतलब थोड़ा राजनीति में सबसे जरूरी है संयम। वो आजकल की ताजा राजनीति में है नहीं। अब बीजेपी में आधे कांग्रेसी हैं, जब पासा पलटने लगेगा फिर कहेंगे घर वापसी कर लीजिए हमने। अच्छा, अरे जैसे आपके तो दोस्त भी होंगे मतलब भाजपा में, तो ये जो मंत्रिमंडल है नायब सैनी का, कोई है ठीक आदमी जो आपको लगता है कि भाई ये आदमी बढ़िया है और ये ठीक काम करता हो, या जिसकी कार्यशैली आपको अच्छी लगती हो? देखो मैं वैसे कभी किसी को मिला नहीं, सारे ही अच्छे हैं जो मंत्री बन रहे हैं। जो पब्लिक ने जिताए हैं सारे ही अच्छे हैं। वैसे तो जो, अगर मैं सच बोल दूं
वे बीजेपी में सब अच्छा आदमी जा ही नहीं सकता, वहां माड़े आदमी जाएगा। जो आदमी अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, उनकी विचारधारा मतलब ये है भाई, अंग्रेजों की मदद करो, आजादी की लड़ाई के परवानों की ना करो। आपने देखा होगा ये पहली बार 2014 के बाद जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, उनकी भी जाति के हिसाब से जन्मदिन बनता है। जयंती मन रही है हर बार हरियाणा में, मैं कह रहा हूं, मैं नाम ही नहीं लेता किसी का। ये 14 से पहले क्यों नहीं था? कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव का नाम बीजेपी के राज में सुने आपने? आप तो चैनल चलाते हो। फिर वो आतंकवादी थे ना, वो शहीद थोड़ी हैं। यही इनकी विचारधारा है। बस लोगों को समझने में फर्क हो रहा है। लोगों को अंधभक्ति छोड़ के इनको पहचानने की जरूरत है बस। अच्छा, ये जो आम आदमी कोई घर पे जो बैठा है ना, वो ये सोचता है कि जो एमएलए, मंत्री, एमपी बनते हैं, मतलब एक ये है कि भाई सारे माल तो ये सारे कमाते होंगे, सबके बारे में एक धारणा ऐसी है। फिर जब लोग ये देखते हैं कि 6 बार का है, 7 बार का है, और वो 6-7 बार की पेंशन भी ले रहा है। दिल्ली में जैसे एक नियम लागू हुआ, आम आदमी पार्टी का पेंशन बंद कर देंगे। हरियाणा में मांग हुई कि हरियाणा में होना चाहिए। आप एक्स एमएलए हैं और आप कह रहे हैं आगे भी मैं लड़ूंगा। ये पेंशन वाले पे क्या स्टैंड? पेंशन देखो, हरियाणा में तो पेंशन का जो फार्मूला है वो ये है भी 1 लाख से ऊपर पेंशन नहीं हो सकती। कितनी बार का एमएलए हो? एक बार बनोगे तो 50,000 पेंशन, 2 बार बनोगे तो लाख, तीसरी बार बनो ना बनो, अच्छा, वो उतनी रहेगी। अच्छा, ये पुराने टाइम की बातें हैं, वही चलती आ रही हैं, वो पहले थी। तो जब फिर सरकारी बजट पे बोझ पड़ा ना, तो फिर वो आगे लिमिट होगी। नहीं, ठीक है, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से, बल्कि एमपी को कम मिलती है पेंशन, एमएलए को ज्यादा मिलती है। एमपी को और सुविधाएं बहुत हैं, एमएलए को और पेंशन और तनख्वाह से एमएलए की गाड़ी नहीं चलती। तो ये भी तो राज की बात है, वो गाड़ी चलती कैसे है? गाड़ी तो अपने घर से ही चलती है और या ठगी से चलती है। दो ही काम है ना। जैसे मैंने कहा है तो मैं सच कह रहा हूं, घर फूक तमाशा है ये, या फिर ठगी करो, वरना तो चाय का खर्चा पूरा नहीं हो सकता तनख्वाह से। पेंशन में तनख्वाह एमएलए की 40,000 है, पेंशन 50,000 है। अच्छा, तो ये तो देखो प्रैक्टिकल, पब्लिक को भी प्रैक्टिकली और लोगों को बता भी देना चाहिए, क्या हर्ज है इसमें। भाई अगर मेरे को 50,000 रुपये पेंशन मिल रही है, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी पता लोगों को, और अगर मैं बता दूं तो भी पता है 50,000 में मेरा काम चल रहा है क्या। अब मैं आपके पास यहाँ आया हूं तो 5-4 हजार खर्च के जाऊंगा। हाँ, काफी दूर का आना जाना लंबा आपका। मेरा डेली का 200 से 300 किलोमीटर की गड्डी चलती मेरी, चाहे मैं हल्के में जाऊं चाहे कहीं बाहर जाऊं, एवरेज। इस पेंशन में तो तेल नहीं डल सकता, गड्डी की सर्विस भी करानी है, ड्राइवर भी रखना है, कुछ खाना पीना भी है, घर भी चलाना है। तो ये सारी बातें तो मतलब देखो, और जिन लोगों के लिए ये राजनीति धंधा है वो तो धंधा करेंगे, लेकिन अपने पे तो बाबा की कृपा है, आज तक तो मालिक ने सब्र दिया है, आगे भी जो सेवा का मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे। बिगड़ते हुए कोई गारंटी नहीं किसी की, मैं भी इंसान हूं, ठीक बात, लेकिन आज तक की मैं कह सकता हूं, ये आज तक की गारंटी है, और कोई मिलेगा भी नहीं आपको ऐसा। चलिए, तो शमशेर सिंह गोगी से हमारी लंबी बातचीत हुई और कई मुद्दों पर बात की, और जैसा मैंने कहा इंटरव्यू की शुरुआत में कि खुलकर बोलते हैं, तो इस इंटरव्यू में भी काफी बातें इन्होंने ऐसी रखी जो आमतौर पर नेता बोलने से बचते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने खुल के बात की। लेकिन आपको बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ये पसंद आया हो वीडियो तो इसको शेयर कीजिए। और गोगी जी, अगर आप कुछ दर्शकों को कहना चाहें, आपका कोई संदेश जनता के लिए हो तो। मैं तो जनता से एक ही बात की अपील करूंगा कि राजनीति में ऐसे लोगों को चुनो
जो सबसे पहले तो भाईचारा बना के रखें। भाईचारा देश से पहले आता है और परमानेंट चीज है। जो भाईचारा टूट गया तो ना समाज बचेगा, ना देश बचेगा, ना संविधान बचेगा, फिर कुछ नहीं बचना। तो ऐसे लोग जो समाज के अंदर नफरत फैला के भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, उनसे अपने आप को बचाओ और राजनीति में साफ सुथरे लोगों को मत करो। जात पात और धर्म जो है ना, ये सारा मारा बनाया हुआ है, ये भगवान का बनाया हुआ है नहीं है। अगर भगवान को मानते हो तो ये मान लो भगवान ने इंसान पैदा करे थे, ये बाकी सारा सौदा मोरे हमने लगाई। लेकिन ये तो टिपिकल वो नेताओं वाला भाषण दे दिया आपने। फिर गोगी चुनाव लड़ेगा, जब गोगी भी ये देखेगा, बोला भाई संध में राजपूतों गांव कौन से, ये वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं नहीं, मेरे को राजपूतों के गांव से सबसे बड़ा गांव है सालवन, वहां से भी 1300 वोट मिली। मैं गोगी के ऊपर ये इल्जाम लगा ही नहीं सकता, ना मैं मांग कहता ही। अच्छा, चलिए, तो बातचीत कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक।